हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी का हम विविध पढ़ रहे हैं मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आपातकाल से। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चैनल पर आ चुके हैं तो पूरा वीडियो को ही देख कर जाइएगा, तभी पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आपातकाल बात किया है दोस्तों। आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 18 में किया गया है, भाग 18 में किया गया है, और आर्टिकल 352 से 356 में उल्लेखित है। बात किया जाए दोस्तों, आपातकाल कितने प्रकार का है, तो आपातकाल 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 356 में है। वित्तीय आपात, जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में है। अब क्रम से हम पढ़ते हैं दोस्तों। पहले राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में है। बात की जाए कि नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपात है, इसकी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और समापन भी दोस्तों राष्ट्रपति ही के आदेश पर होता है। बात किया जाए दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपात है, इसका आधार क्या होने वाला है, तो इसका आधार 3 होगा। और कौन कौन से आधार होंगे, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। दोस्तों, ये जो भी आधार हैं ये मूल संविधान में थे। मतलब जिस समय हमारा मूल संविधान लागू हुआ उस समय ये 3 आधार थे कि युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है और आंतरिक अशांति होती है। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है, जिसके अंतर्गत जो हमारा तीसरा कारण था आंतरिक अशांति, इसको हटाया गया और हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और किसने किया, तो मोरारजी देसाई ने किया। अब बात की जाए दोस्तों, वर्तमान में कितने आधार हैं, तो वर्तमान में भी 3 ही आधार हैं। युद्ध है, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह हो गया है। बात किया जाए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही कि राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। मतलब यदि आपको राष्ट्रीय आपात लाना है तो कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट शब्द का प्रयोग यहीं पर किया गया है। अर्थात कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल यहीं पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो भी राष्ट्रीय आपात आ गया है तो उसको संसद में पेश करना है, तो उसके लिए क्या नियम होने वाला है। अगर संसद 1 माह के भीतर उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत से अनुमति प्रदान कर दे तो 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। मतलब 1 माह के अंतर्गत यदि संसद पास करवा लेती है 2/3 बहुमत से और उपस्थित से, तो यह 6 महीने तक चलेगा। इसका अधिकतम समय निश्चित नहीं है। अर्थात 6 महीने के बाद इसे और 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक तरह से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात का कार्यकाल है वह अनंत तक भी रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नोट है कि राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा है दोस्तों, तो अब तक 3 बार लगा है। जो पहला कारण है चीन आक्रमण, दूसरा पाकिस्तान युद्ध और तीसरा अशांति। क्रम से देखते हैं। पहला लगा था दोस्तों 1962 से 68 तक, जो कि चीन आक्रमण के कारण लगा था। बात की जाए उस समय राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। दूसरा राष्ट्रीय आपात लगता है दोस्तों 1971 से लेकर 1977 तक, पाकिस्तान युद्ध के समय। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी जी थे, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट आपात लगता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो दूसरा राष्ट्रीय आपात लगा था उसी के अंतर्गत थी। तीसरा आपात लग जाता है 1975 से 1977 तक, और यह आंतरिक अशांति के कारण लगा था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अहमद जी थे, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। दोस्तों, यदि बात की जाए कि राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, हम पहले बताएं कि राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है और राष्ट्रपति ही इसे जब चाहे तब वापस ले सकता है। बात किया जाए
बात किया जाए दोस्तों कि जो राष्ट्रीय आपात होता है ये किस पर प्रभाव डालता है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालता है। इसमें क्या कहता है कि जो आर्टिकल 358 है उसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात लागू होता है और उसका कारण युद्ध या बाहरी आक्रमण है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, यानी सस्पेंड हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यह केवल निलंबित होगा। फिर इससे आप जानते ही होंगे आर्टिकल 359 के अनुसार कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो आपातकाल है, आपातकाल में जो हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को हम वाइमर कहते हैं। बात किया जाए दोस्तों कि लोकसभा का कार्य जो दूसरा प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपात का क्या है कि जो लोग उस समय आप चुनाव तो करवा नहीं सकते, जब चुनाव नहीं करवा सकते तो जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है उसी में आप एक्सटेंशन कर देंगे, मतलब बढ़ाव दे देंगे। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपात पढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख आर्टिकल 356 में है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहीं भी संविधान में किया गया है? क्वेश्चन है, क्या इस शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर है कहीं? यदि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर किसका उल्लेख है? तो ध्यान दीजिए आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। आर्टिकल 356 में कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति रूल लग जाता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन नॉर्मल भाषा में कहते हैं। इसी को कुछ लोग राजनीतिक शासन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 356 में कहा गया कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति रूल लगता है। अब आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन पढ़ रहे हैं तो इसको आर्टिकल 352 से कंपेयर कर पढ़ते हैं, आसानी रहेगा। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति आपात आर्टिकल 352 में कितने आधार? 3 आधार, और यहाँ राष्ट्रपति शासन में कितने आधार? 2। राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो लगेगा, या राज्यपाल रिपोर्ट दे देता है तो लगेगा। बात किया जाए संसद में पास की विधि, तो 1 माह में संसद उपस्थित मतदान का 2/3 से पास करेगी और ये 6 महीने के लिए लागू होगा। और वहीं राष्ट्रपति शासन यह 2 महीने के लिए, यहाँ पर 1 महीना था और यहाँ 2 महीने के भीतर संसद साधारण बहुमत से पास कराएगी और 6 महीने के लिए यह भी लागू रहेगा। बात किया जाए दोस्तों राष्ट्रपति आपात की, किसकी अधिकतम अवधि कितनी है, तो इसकी अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है, ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता रहता है। लेकिन बात किया जाए राष्ट्रपति शासन की तो इसकी अधिकतम अवधि 3 साल तक ही है, लेकिन यह उससे भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है पंजाब के दौरान। नोट याद रखिए दोस्तों। बात किया जाए कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1951 में लगा था, और कहाँ पर? पंजाब में लगा था। बात किया जाए सब मैक्सिमम कितनी बार लगा है और किस राज्य में लगा है, तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम 10 बार लगा है, और मणिपुर में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और बात की जाए राजस्थान में कितनी बार लगा है, तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बात किया जाए दोस्तों वह कौन सा राज्य है जो अधिकतम वर्षों तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है, तो पंजाब है, जो सर्वाधिक अवधि तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू था, जो कि 4 वर्ष तक था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बात की जाए कि कहाँ अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, 2 स्टेट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। बात की क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, तो हाँ जरूर हो सकता है। ध्यान दीजिए अंबेडकर जी का कथन है, इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 356 जो है डेथ लेटर है, यानी मृत पत्र है, जिसका प्रयोग केंद्र को बहुत कम बार करना चाहिए, मतलब इसका प्रयोग लिमिट करना चाहिए, रेयर ऑफ द रेयर, बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। इसी बात सर बम्बई केस 1994 एक केस आता है, सर बम्बई केस, SR बम्बई केस, जिसमें ये कहते हैं कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और इसी केस में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा होगा। लास्ट आपात पढ़ते हैं दोस्तों, वित्तीय आपात, जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। बात की जाए इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार होता है अगर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है
या वित्तीय साख पर कोई आँच आ गया है तो उस समय वित्तीय आपात को लागू किया जाएगा। बात किया जाए इसकी अवधि मतलब संसद में पास कराने की अवधि, तो इसे 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से पास कराना होगा। बात किया जाए कि वित्तीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है, तो इसकी अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है। बात किया जाए जो वित्तीय आपात है अब तक कितनी बार लग चुका है, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यही एक ऐसा आपात है जो अब तक एक बार भी प्रयोग में नहीं आया, एक बार भी लागू नहीं हुआ है। बात किया जाए दोस्तों कि जो वित्तीय आपात होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों सभी के वेतन में कटौती होती है। आप नॉर्मल कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, सांसद है, एमएलए हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई भी हो, सबके वेतन में कटौती होती है। क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टिकल 360 के तहत निम्न में से किसके वेतन में कटौती नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों। हम ऊपर बता चुके हैं कि आर्टिकल 360 के तहत किसी के भी वेतन में मतलब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी के वेतन में कटौती होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। बात की जाए कि लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन कब शुरू हुआ, लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 82 में है। बात किया जाए अब तक कितनेवां परिसीमन हो चुका है, तो 4वां परिसीमन हो चुका है, 1952, 1962, 1972 और 2002। 1951 में जनगणना की रिपोर्ट आती है, तब उसके 1 साल बाद 1952 में परिसीमन होता है। फिर 1961 में रिपोर्ट आती है जनगणना की, तो 62 में परिसीमन होता है। फिर 71 में रिपोर्ट आती है तो 72 में परिसीमन होता है। फिर 2001 में रिपोर्ट आती है तो 2002 में परिसीमन होता है। बात की जाए जो लास्ट परिसीमन है 2002 का, उस समय चौथे परिसीमन आयोग का गठन जो हुआ तो किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। विधेयक पर एक बात याद रखिए दोस्तों कि जो हमारे विधेयक होता है बिल, वह कौन सरकारी विधेयक है और कौन निजी विधेयक है, कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों केवल मंत्री द्वारा पेश जो किया जाता है विधेयक, केवल मंत्री द्वारा, वो कहलाता है सरकारी विधेयक। लेकिन जो निजी विधेयक होता है दोस्तों, वो नॉर्मल जो सांसद होते हैं उनके द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो प्राइवेट विधेयक, प्राइवेट बिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लोकपाल टॉपिक है। लोकपाल कहाँ से आया है, तो स्वीडन से है। लोकपाल स्वीडन के ओम्बुड्समैन से प्रेरित है। ओम्बुड्स का अर्थ होता है शिकायत करने वाला, और स्वीडन में लोकपाल जो है 1809 से ही शुरुआत हो चुकी थी। बात किया जाए हमारे भारत में उड़ीसा राज्य में सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। ध्यान दीजिए कि जो अधिनियम है उड़ीसा में 1977 में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ, लेकिन लागू कब होता है, लागू 1983 में होता है। ध्यान दीजिए कि जो केंद्र है हमारा, केंद्र में लोकपाल शब्द है और राज्य में लोकायुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लोकायुक्त। जो लोकायुक्त है उसका अधिनियम 1970 में आया, लेकिन लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र ने की, कब की, 1 साल बाद 1971 में। बात किया जाए लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष या 70 वर्ष। बात किया जाए कि जो लोकपाल है दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि लोकपाल व्यक्ति है, नहीं दोस्तों, लोकपाल एक संस्था है। और जो लोकपाल संस्था है उस संस्था का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। नोट है दोस्तों कि लोकपाल या लोकायुक्त एक संस्था है। बात किया जाए कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 का है और यह 16 जनवरी 2014 को लागू हो गया। बात किया जाए दोस्तों कि लोकपाल में कितने अध्यक्ष, तो 1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। बात करते हैं सरकारिया आयोग की, जिसकी स्थापना 1983 में होती है और यह केंद्र राज्य के संबंध को बताता है। और सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इंटर स्टेट काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। और सरकारिया आयोग के अंतर्गत ही राज्यपाल में कार्यकाल 5 वर्ष, और जो राज्यपाल होता है अपने राज्य में राज्यपाल नहीं होगा,
और जो राज्यपाल की नियुक्ति है अनिवार्य रूप से सीएम की सलाह पर ही उसकी नियुक्ति होती है। ये सब सरकारी आयोग के अंतर्गत हैं। और बात किया जाए दोस्तों, 3 और आयोग हैं, राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। ये तीनों किससे संबंधित हैं? तो ये केंद्र राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग। ये हम दोस्तों क्लासेस चल रही हैं, विविध चल रही है, मिसलेनियस चल रही है, जिसमें हम सभी जो छूट चुके हैं टॉपिक उनको मेन कवर कर रहे हैं। जिसमें अगला टॉपिक आता है प्रशासनिक सुधार आयोग ARC, जिसका प्रथम स्थापना 1966 में और अध्यक्ष मोरारजी देसाई और द्वितीय 2005 में वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे। नेक्स्ट वरीयता क्रम। वरीयता क्रम मतलब दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, भारत का दूसरी नागरिक कौन होगा, भारत का चौथा नागरिक कौन होगा। तो बात किया जाए, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल आता है, 5वें नंबर पर पूरे राष्ट्रपति, 6ठे नंबर की बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष आता है। दोनों का रैंक एक ही है दोस्तों। 6ठे नंबर पर मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। 7वें नंबर की बात किया जाए तो कैबिनेट मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या विपक्ष दल का नेता। इन सब का रैंक एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी हैं 1989 में। एक नोट याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय में ये पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी, लेकिन यह केवल न्यायाधीश है। बात की जाए मुख्य न्यायाधीश की तो मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की बात किया जाए तो अन्ना चांडी केरल में, और किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में। बात की जाए कि हाई कोर्ट में ये तो नॉर्मल न्यायाधीश है अन्ना चांडी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो लीला सेठ हैं हाई कोर्ट की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो ध्यान दीजिएगा 3 महिला न्यायाधीश हैं, पहले 4 थी अब 1 हट गई हैं। जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस बी नगरत्ना। बात किया जाए जो तीसरी हैं बी नगरत्ना जस्टिस, यह यदि 2027 तक कार्यरत रहती हैं अपने पद पर न्यायाधीश के रूप में, तो यह 2027 में यह भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम राज्य भाषा आयोग कब बना? तो यह 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में बनाया गया। दोस्तों इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र में जो विस्तार है, पैसा अधिनियम 1966 ये किसकी सिफारिश पर आया? तो यह दिल्ली बुरिया समिति की सिफारिश पर आया। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं दोस्तों कि संविधान, इसको हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों कि संविधान संशोधन का विधेयक, कि संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है बताए हैं, और इस पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। अब दोस्तों जो ज्वाइंट सीटिंग है संयुक्त बैठक हम पहले बता चुके हैं कि किस पर नहीं होती है। तो एक तो संविधान संशोधन पर नहीं होती है और दूसरा मनी बिल पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। तो हम क्या देख रहे थे कि संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है और इस पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, तथा राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देने के लिए इसमें बाध्य होगा। मतलब दोस्तों यदि लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो इस पर राष्ट्रपति मना नहीं करेगा, पॉकेट वीटो या फिर मना कर देना या वापस भेज देना कि जाओ इसमें सुधार करके लाओ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह अनिवार्य रूप से अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा, उसको अब हस्ताक्षर करना ही करना है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये पॉलिटी की लास्ट क्लास थी, पॉलिटी अब समाप्त हो चुकी है। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं उनको नेक्स्ट क्लासेस में हम कर लेंगे। दोस्तों यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आगे आने वाली क्लास हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की होने वाली है, दोस्तों को फैलाइए दोस्तों।